Hello guys, welcome back to our YouTube channel. And today the topic of the class 12 for political science. So in this chapter, the chapter name is India's external relations. So what is the India external relations? What the relation between India and the other countries? So in this chapter, we will discuss about some important things. Those we have done in this video, so connect with the from starting to last and the video and now start. So सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो भैया इंटरनेशनल जो हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा वो क्या होता है, तो बोला गया है जो हमारा जो नेशन है, जो नेशन बॉर्न इज द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वॉर। तो बोला गया जो हमारा जो नेशन जो था बॉर्न इन द बैकड्रॉप ऑफ द वर्ल्ड वॉर, इंडिया उसी समय उन्होंने डिसाइड किया, कंडक्ट किया कि भाई उसकी जो फॉरेन रिलेशन है अदर कंट्रीज़ के साथ वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए, और उसके लिए उन्होंने काम भी किया। और इसीलिए उन्होंने कहा कि दिस पीरियड इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैनी डेवलपिंग नेशन चूज द सपोर्ट एंड द फॉरेन पॉलिसी। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, अब डेवलपिंग कंट्रीज़ कहाँ के बेटा, तो वो जो हमारे एशिया के और अफ्रीका के। So that's why it is also known as Afro-Asian कॉन्फ्रेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, जो बांडुंग में हुआ एफ्रो एशियन। तो उस समय जो मोस्ट ऑफ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनके सामने सबसे पहले क्या था, फॉरेन पॉलिसी प्रेफरेंस को ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया। और उनका मेन मोटिव क्या था, पावरफुल कंट्रीज हु वर द गिविंग दैम टू द एड एंड द क्रेडिट्स। आते हैं नाउ, उन्होंने जितने भी जो थे डेवलपिंग कंट्री, न्यू डेवलपिंग कंट्रीज़, उन्होंने एक पॉलिसीज़ को फॉलो किया जिसका नाम क्या था बच्चों, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम नाम भी कहते हैं, नाम। सो व्हाट इज़ द नाम, नाम क्या होता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो जो नाम है हमारा जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज फॉलो दैट दीज रूल्स दैट ऑल्सो नॉन एज दी नाम। इसी को नाम कहा जाता है, हिंदी में से गुण निरपेक्ष भी कहते हैं। तो ये जितने भी जो देश हैं, जितने भी एफ्रो एशिया के जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या किया, ये चलाया। द फॉरेन पॉलिसी द नेशन रिफ्लेक्ट इंटरप्ले डोमेस्टिक एंड द एक्सटर्नल फैक्टर। Therefore, the noble ideas of the inspired India's struggle, freedom, making its foreign policy। तो नेहरू जी का जो रोल था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द नेहरू जी, तो एज यू नो द नेहरू इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और ही इज़ ऑल्सो द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, होम मिनिस्टर। कौन थे ये, HM। सो फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑन दैट टाइम। उनका जो क्रिटिकल रोल था, बहुत महत्वपूर्ण रोल था, किस चीज़ को लेकर, ही वॉज ही इज़ ऑन द फॉरेन मिनिस्ट्री एज। तो हम ये कह सकते हैं जो इनकी जो होम मिनिस्टर ना होकर जो ये थे होम मिनिस्टर जो थे बेटा, वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। एंड जो फॉरेन मिनिस्टर थे यही, तो इनका मेन मोटिव ये था कि फॉरेन पॉलिसी को सबसे पहले अडॉप्ट करना। और जो ये मैंने होम मिनिस्टर जो बताया आपको, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उसके लिए सॉरी। एंड नाउ द फॉरेन मिनिस्टर होने के साथ साथ इन्होंने क्या बोला, ही एक्सरसाइज द पोर्टफोलियो profound the influence of the formulation implementation of the India's foreign policy from the 1946 to 64। इनका मेन मोटिव ही यही था, 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे इनके, क्या, इनको प्रमोट द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सवर्जिनिटी एंड द प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो ये इनका मेन रोल था किसका, नेहरू जी का। नाउ कम टू द पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंपस। अब क्या थे टू कैंपस हमारे, कौन से, मतलब इनका मेन मकसद क्या था, जो इतनी भी जो नाम का मेन मोटिव ये था कि भैया जो हम क्या करेंगे, हम दोनों ही क्या करेंगे, डिस्टेंस बना के रखेंगे टू कैंप से। अब टू कैंप्स कौन भाई, US एंड USSR, मतलब कि हम अमेरिका और सोवियत संघ के बारे में कह सकते हैं। एंड दिस तो मेन मोटिव ये था क्योंकि अभी नाउ दे दीज कंट्रीज दे डेवलपिंग एंड अभी अभी डेवलप होकर, आई थिंक दे डोंट वांट टू मर्ज विद दी इन द टच विद दी
टू कैंप्स, पर दोनों के साथ किसी के साथ मर्ज नहीं करना चाहते. दैट्स वाई दे मेक्स देयर ऑन पॉलिसी, दैट नेम इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. एंड आफ्टर दैट, फर्स्टली एफ्रो एशियन यूनिटी. व्हाट इज द एफ्रो एशियन यूनिटी? क्या है एफ्रो एशियन यूनिटी? क्या है बेटा? एफ्रो एशियन जो यूनिटी है, नेहरू हैड बीन द अरेंडेंट एंड द एडवोकेट ऑफ द एशियन यूनिटी. वो एशियन यूनिटी के सबसे बड़े लीडर थे. अंडर दिस इज द लीडरशिप एंड द इंडिया कन्वेंटेड एंड द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन द मार्च 1945, 5 months ahead the attaining and the independence. एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हाल्ड इंडोनेशिया में हुआ, बांडुंग जिसके हम नाम से बोलते हैं, जो कि 1955 में हुआ. जितने भी जो एशिया और अफ्रीका के जितने भी जो देश थे, उन्होंने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस पे साइन किया जिसको हम किस नाम से बोलते हैं, बांडुंग सम्मेलन, जो कि इंडोनेशिया में हुआ 1955 में. आफ्टर दैट इसी को हमने क्या नाम दिया, बांडुंग कॉन्फ्रेंस. तो ये बच्चे याद रखिएगा. और इसी समय मार्क द जीनिथ ऑफ द इंडिया एंगेजमेंट इन न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन अफ्रीकन नेशन. द बांडुंग कॉन्फ्रेंस, उसको बाद में किस नाम से जाना जाने लग गया बेटा, उसी को बोला गया नाम. तो एफ्रो एशियन का ही बाद में नाम जो पड़ गया, वो क्या पड़ गया, नाम पड़ गया, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोलते हैं. ठीक है. और इसकी जो फर्स्ट जो सिटिंग हुई वो हुई हमारी बेलग्रेड 1961 में. और नेहरू वॉज द को फाउंडर ऑफ द नाम. इसी के क्या थे, को फाउंडर थे कौन, नेहरू जी. आप ये बता सकते हैं. आगे आते हैं, हम बात करते हैं थोड़ा सा पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद द चाइना. एज यू नो द चाइना इज द आर नेबरिंग कंट्री भी हम बोल सकते हैं, जो हमारी बाउंड्री से टच होते हैं. अनलाइक इट रिलेशन विद द पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान के साथ इनके साथ रिलेशन वैसे नहीं है जैसे कि हमारे कहा जाता है. जो चाइना थी, चाइना सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो किसके अंडर में थी, जापान के अंडर में. ठीक है. तो ये याद रखना कि चाइना की कंडीशन भी हमारी तरह ही थी, लेकिन बट उन्होंने क्या किया, थोड़ा डेवलप किया. तो इसकी वजह से क्या है, तो उस समय जो हमारे रिलेशन थे ऑन दैट टाइम बहुत ही अच्छे थे. तो उस टाइम पे एक स्लोगन भी लगाया गया था जिसका नाम था हमारा हिंदी चीनी भाई भाई. तो नाउ कम टू द पॉइंट. एंड सो व्हाट इज़ द रिलेशन, एज यू नो द चाइना के साथ हमारे जो बहुत अच्छे रिलेशन थे, लेकिन क्या हुआ भाई, वो तो बहुत ख़राब हो गए. कैसे हुए ख़राब? ख़राब की एक वजह है, बोला जाता है उस समय क्या हो रहा था, चाइना रेवोल्यूशन चला रहा था 1949 में. इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्रीज रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. और उस समय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भारत के अंदर थी. अब चाइनीज़ इन्वेंशन कहा जाता है, इन्वेशन ऑफ द 1962 द तिब्बत स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा कहा जाता है. मैं आपको शॉर्ट स्टोरी में बताता हूँ कि ये क्या है. एक दलाई लामा 1959 में उन्होंने क्या किया, चाइना चाहता था कि वहाँ पे कंट्रोल करना, और बट जो कहाँ पे, तिब्बत पे. तो चाइना वांट टू अटैक ऑन दी तिब्बत. सो द तिब्बत स्पिरिचुअल लीडर जो थे, जिनका नाम क्या था, दलाई लामा, दे टुक द हेल्प फ्रॉम द इंडिया. और इंडिया ने उस टाइम पे उसको क्या किया, हेल्प किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे रिलेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए. अब ख़राब होने की वजह से भाई चाइना ने क्या बोला, चाइना ने बोला कि भाई ठीक है, अब तुमने तो हमारे बीच में, तो क्योंकि लड़ाई मेरे और तिब्बत के बीच में थी, सो तुम इसमें आकर आपने क्या कर लिया, इंटरफेयर कर लिया. तो इंटरफेयर की वजह से क्या हुआ, चाइना ने क्लेम कर दिया 2 एरियो में इंडिया की टेरिटरी पे. तो भाई सबसे पहले उन्होंने किस जगह पे किया, अक्साई चीन एरिया कहा जाता है किसको, लेह लद्दाख को. जो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में उन्होंने अपने क्षेत्र बना लिए. इसके बाद सेकेंड एरिया है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर उन्होंने कब्जा किया, जिसका नाम क्या दिया गया, नेफा. नेफा को हम बोलते हैं बेटा नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी. तो ये याद रखें. इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ता चला गया. द चाइना वॉर डिटेंटेड एंड द इंडियाज इमेज एज द होम एंड द अबोर्ड. तो भाई कहा गया कि जो चाइना था, चाइना ने क्या कर दिया, भारत के साथ पूरी एकदम गद्दारी करना शुरू कर दी. और कहा जाता है उसी समय चाइना एक चीज़ चाहते थे, उन्होंने जो बोला, जिस टाइम पे डिवीज़न हुआ इन ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे, वो जो डिवीज़न हुआ वो सही तरीके से डिवीज़न नहीं हुआ था, सही तरीके से डिवीज़न होना चाहिए. दैट्स वाई द चाइना अटैक ऑन टू द 2 areas in the India. First one is called to the Ladakh. Ladakh is also known as the Aksai Chin area, and the second one is the Arunachal Pradesh. That is the also known as the NEFA, Northern Eastern Frontier Agency. Now, the party split. The 1964 leader of their faction on the formation Communist Party India Marxist. और इस समय क्या होता है, 1962 में एक क्या हुआ, हमारे और चाइना के बीच में वॉर भी हुआ इसको लेकर 1962 में.
और इस वॉर के अंदर क्या हो गई, चाइना विनर हो गई। ठीक है, तो ये था इंडिया चाइना के रिलेशन, कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाले जो हुए हैं तिब्बत की वजह से, हमारे जो हुए हैं कॉन्फ्लिक्ट की वजह। नाउ कम टू द पॉइंट, वॉर्स एंड द पीस। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो शुरुआती दौर से जब से हम आज़ाद हुए हैं, कब, 1947 में, 1947 से ही हमारे जो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं रहे हैं। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि सबसे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो किसको लेकर हुआ, कश्मीर। तो कहा जाता है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट डिड नॉट प्रिवेंट द कॉर्पोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। जो कश्मीर था वो दोनों में से किसी के साथ मिलना नहीं चाहता था। किसके साथ? इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से। बट क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ द वर्क टुगेदर एंड द रीस्टोर द वुमेन एंड ड्यूरिंग द पार्टीशन। अब बोलते हैं इसी समय क्या हुआ, द इंडियन पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी भी साइन हुआ नेहरू और जनरल अयूब खान के बीच में 1960 में। अ मोर सीरियस आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंट्रीज 1965 में एक और हुआ, हमारा ताशकंद समझौता, जिसे हम क्या कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के बीच में हुआ और प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा। एंड 1965 में लॉन्च द रन ऑफ कच्छ, गुजरात में यहाँ पर ही हुआ था। इसके बाद जो हुआ बच्चों कहा जाता है, इसके बाद जो वो हुआ 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट भी हुआ हमारा, लाल बहादुर के जिस समय क्या हुआ, लाल बहादुर की जी की मौत हो गई। और कहा जाता है इसके बाद एक और कॉन्फ्लिक्ट का जो विषय है हमारा 1971 में जो बांग्लादेश के साथ लड़ाई हुई, और 1999 में जो क्या हुआ, कारगिल वॉर हुआ। तो इस तरीके से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं जो कि हमारे पाकिस्तान के शुरुआती दौर से ही क्या रहे हैं, हमारे जो रिलेशन है नॉर्मलाइज रिलेशन नहीं रहे हैं। क्लियर है? तो ये आपको दिख गया है। नेक्स्ट, द बांग्लादेश वॉर। तो बोला जाता है जब बांग्लादेश जो देश जो बनकर आया है वो 1971 में ही आया। ऐसा क्यों हुआ, 1971 में ऐसी क्या घटना हुई? सो बांग्लादेश इज ऑल्सो नॉन एज दी, इसे हम क्या कहते थे, ईस्टर्न पाकिस्तान। सो ईस्टर्न पाकिस्तान क्या हुआ उस टाइम पे, क्या था, जो मेजोरिटी बेस पे जो डिवीज़न हुआ, तो मोस्ट ऑफ जो मुस्लिम्स थे वो कहाँ थे, हमारे बांग्लादेश के अंदर थे। दैट्स वाई दे, तो पाकिस्तान के दो पार्ट बन गए, एक तो ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। जो मेन पाकिस्तान है जो हमारा वेस्टर्न साइड पड़ा, और ईस्टर्न पाकिस्तान जहाँ पे बांग्लादेश है अभी वहाँ पे। तो कहा जाता है बांग्लादेश के साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो कि बिगनिंग इन द 1970 द पाकिस्तान फेस द बिगेस्ट इंटरनल क्राइसिस एंड द कंट्री फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रोड्यूस, और जुल्फी अली कार भुट्टो इमर्ज एज द विनर ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान। मतलब वेस्ट पाकिस्तान में उसकी सरकार बनी तो बनी, लेकिन कहा जाता है अवामी लीग लीड बाय द शेख मुजीबुर रहमान, और वो कहाँ पे थे, ईस्ट पाकिस्तान में। तो 1971 में द पाकिस्तान आर्मी अरेस्टेड द शेख मुजीबुर रहमान को। उन्होंने ईस्टर्न पाकिस्तान के जो लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, अवामी लीग के नेता, उनको क्या कर लिया, उनको एक तरीके से अरेस्ट कर लिया गया। एंड द रिस्पॉन्स द पीपल स्टार्टेड टू स्ट्रगल लिबरलिज्म। और उस समय क्या हुआ था, बहुत सारे लोग जो ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर लिबरलिज्म के लिए मूवमेंट कर रहे थे। तो बांग्लादेश फ्रॉम द पाकिस्तान 1971 द इंडिया हैड टू बियर बर्डन अबाउट 80 लाख रिफ्यूजीज हु फेल्ट ईस्ट पाकिस्तान एंड लुक शेल्टर इन द नेबरिंग एरियाज। मतलब बहुत सारे लोग आने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ, भारत ने उसका साथ दिया, और जिसमें क्या हुआ, भारत के साथ जो पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई 1971 में, उस वॉर में क्या हो गया, हमारा इंडिया क्या हो गया, विनर हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, बांग्लादेश का एक नया नाम उभर कर आया। तो बांग्लादेश की नई कंट्री कब बनी, 1971 में, याद रखिएगा। एंड सपोर्ट बाय द पाकिस्तान को किसने सपोर्ट किया, अमेरिका और चाइना ने सपोर्ट किया। और इसी समय कहा जाता है जो हमारे भारत को सपोर्ट किया किसने किया, सोवियत यूनियन, मतलब कि यूएसएसआर, सोवियत संघ ने। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया वॉर जीत गया, और इंडिया के वॉर जीतने के साथ साथ क्या हो गया, बांग्लादेश एक न्यू कंट्रीज बनकर उभर कर आई। नाउ हम बात करते हैं, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अस। और सबसे बड़ी बात क्या है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंडिया के बाद आपने देखा होगा, इंडिया में 1948 जम्मू कश्मीर, 1960 इंडस वाटर ट्रीटी, 1965 रन ऑफ कच्छ, 1966 ताशकंद एग्रीमेंट, 1971 बांग्लादेश वॉर, 1999 कारगिल वॉर। तो दीज आर द सम फैक्टर दैट द फेस बाय द इंडिया
तो कुछ वॉर्स जो ऐसे हैं जो कि इंडिया को फेस करने पड़े, जिसकी वजह से इसका एक रीज़न क्या है कि इंडिया के पास अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, जिस वजह से क्या होता था यहाँ पर हर बार क्या होता था, अटैक होता था। तो इस कंडीशन को लेकर हुए इंडिया ने क्या किया, न्यूक्लियर पॉलिसी के लिए एक अपना एग्रीमेंट तैयार किया, और जो कि ये जो ड्रीम था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, और उसी समय 1940s के ही टाइम में गाइडेंस दिया गया होमी जे भाभा के ज़रिए ही, जिन्होंने न्यूक्लियर पॉलिसी तैयार की। सो अनदर क्रिटिकल डेवलपमेंट दिस पीरियड वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन द इंडिया, मई में बनाया गया 1974 में। और नेहरू को ऑलवेज जो बिलीव था किस चीज़ में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रैपिडली बिल्डिंग मॉडर्न इंडिया कहा गया। उन्होंने उसी की देख रेख में उन्होंने क्या किया, एस जे भाभा ने क्या क्या गाइडेंस दिया, और उसके बाद क्या हुआ, हमारे भारत के अंदर न्यूक्लियर पॉलिसी तैयार हुई। और उसी समय क्या हुआ था, टेस्ट भी कर रहे थे कौन, चाइना भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था 1964 में। और उस समय 5 कंट्री ऐसी थी जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, वीटो पावर भी कहते हैं, जो कि न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके थे। तो ऐसे में भारत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो उसी समय एक पॉलिसी चलाई गई 1968 में कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड द इंडिया ऑलवेज द कंसिडर NPT, तो बाई डिस्क्रिमिनेटरी एंड द हैड द रिफ्यूज टू साइन इट। उसने, भारत ने क्या किया, NPT पे साइन करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, बिकॉज 1968 तक इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1974 में उन्होंने किया था। तो इस वजह से तो इंडिया वांटेड टू न्यूक्लियर टेस्ट बिकॉज द every time after the independence, after few years they attacked by the neighboring countries like the Pakistan and the China. So that's why India wanted to protect their self. So that's why they start the nuclear policy in 1974 under the guidance of the Homi S.J. Bhabha. So now when India conducted the first nuclear test, it was a term the peacefully explosion, सबसे शांतिपूर्वक किया गया। On that time बहुत ही दिक्कत थी, जो परेशानियां थी वो किस चीज़ को लेकर थी, अरब इजराइल वॉर चला था 1973 में, और कहा जाता है उसी समय इंडिया को करना भी था 1974 में। तो इस वजह से क्या हुआ, इंडिया का सक्सेसफुली न्यूक्लियर पॉलिसी तैयार हुई। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट lecturer and some important marks of the first mark questions, how they comes in your exam. So first question is that the Nehru was the first prime minister as well as क्या थे वो, फॉरेन मिनिस्टर, मैंने आपको बताया था, ठीक है, याद रखना। एंड द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडर द टेकन मई कब में किया गया, 1974 में, बी करेक्ट। आगे आओगे आप नेक्स्ट, who among the prime minister of the विशेष रिव्यू ऑफ द नो फर्स्ट यूज़ ऑफ पॉलिसी, कौन थे, ये थे हमारे नरेंद्र मोदी, जो इन्होंने बोला क्या, द विशेष टू रिव्यू द नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। नो फर्स्ट मतलब कोई भी पहले वाली जो नीति नहीं चलाई जाएगी, अगेन नहीं चालू की जाएगी। दैट्स लेड द फाउंडेशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट, कौन था, ए था बांडुंग, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट कहाँ पर हुआ था हमारा, बांडुंग में 1955 में हुआ था, याद रखिएगा। और किसके कौन थे डेवलपिंग कंट्री थे, एफ्रो एशिया कंट्रीज, क्लियर। एंड नाउ द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर हेयर, सीनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टिंग द पोजिशंस, ये आया है हमारा दिल्ली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हमारा दिल्ली बोर्ड में आया है हमारा। इवन द डिस्क्राइब द 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेहरू पॉलिसी, नेहरू की क्या क्या पॉलिसी थी वो याद रखिएगा, 2 पॉलिसीज। और यस वी एग्री द, हमें बताना है उन्होंने किस किस चीज़ों पे ध्यान दिया। तो सबसे पहले उन्होंने जो ध्यान दिया ऑन कोर्स ऑफ द वर्ल्ड अफेयर्स, और उन्होंने क्या चीज़ दी, नाम को लेकर ज़्यादा बढ़ावा दिया, और उन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा बढ़ावा दिया। और नाम वाज द नेहरू, फाउंडर भी रहे हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, जो कि पीस को मेंटेन करने के लिए इन्होंने बनाया था। आगे एक्सप्लेन द रोल प्लेड एंड द इंडिया मेंटेनिंग द एफ्रो एशियन यूनिटी। एफ्रो एशियन यूनिटी मैंने अभी आपको भी बताया गया, जितनी भी डेवलपिंग कंट्री थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दे मेक अ यूनियन, दैट नेम इज़ द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, जो कि 1955 में बांडुंग में हुआ था इंडोनेशिया में। तो मोस्ट ऑफ दीज स्टेट दे वांटेड टू डेवलप देयर सेल्फ, दैट्स दे वाई द डिस्टेंस फ्रॉम दी 2 कैंप्स, दोनों ही जो कैंप्स है सुपर पावर से अलग रहकर ये अपना डेवलपमेंट करना चाह रहे थे।
तो इसलिए उन्होंने क्या करना, एक यूनिटी बनाई जितने भी अफ्रो और एशियन की जितने भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका. So that chapter had finished. Now come to the watch, starting to last, and solve these questions and the important questions and important topics that will help in your exams and that makes your mark exams better. Thank you so much. If you will like this video and like, comment and share, don't forget it. Thank you so much, bacho.